हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स एंड फार्मा। जैसा कि आप सबको पता है, एमसीआरई की चॉइस फिलिंग का नोटिस आ चुका है। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपको वो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। वैसे एम्स ने अपने वेबसाइट पे एक नोटिस निकाला हुआ है जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा भी हुआ है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्चुअल में एक कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग करके दिखाऊँगा कि चॉइस फिलिंग एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल कैसे करनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज मैंने कई सारे डीवी दिए हुए हैं, कई सारे स्टेट्स में जाके, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही। तो मुझे अच्छे से पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ऐसे क्या क्या गलती निकलती हैं जो कैंडिडेट बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमने ये गलती क्यों करी फॉर्म भरते वक्त, इससे बढ़िया भरता ही नहीं है जो भी है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो जिस इंस्टीट्यूट में आपकी काउंसलिंग होगी उसी इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़ेगा। सपोज़ आपकी काउंसलिंग बिहार में है और आप केरला से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार में जाके अपना डीवी करवाना होगा। और अगर इतनी दूर ट्रैवलिंग करने के बाद आपको पता चले ओ नो, इसी मैंने तो ये गलती कर दी है, अब तो मेरा होगा ही नहीं, तो आपको रिग्रेट होके वापस केरला वापस आना पड़ेगा विदाउट गेटिंग एनी सीट। तो ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल फिलिंग द मिस्टेक्स में फिलिंग द फॉर्म, मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ रखा है जिसमें एम्स ने बोला हुआ है कि जो सेक्शन 11 था नोटिफिकेशन का, उसका कंटिन्यूएशन है। ये लिखा हुआ है, दिस डॉक्यूमेंट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद सेक्शन 11। तो एक बार देख लेते हैं कि जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आया था उसका सेक्शन 11 क्या था, ताकि हमें पता चले ना ये किस चीज़ का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन जो आया था डीआरए, इसका सेक्शन 11 ये रहा। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शैल बी इन्वाइटेड टू एक्सरसाइज देयर चॉइसेस एंड इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि आपको प्रेफरेंस फिल करने का मौका मिलेगा। जो प्रेफरेंस फिल नहीं करेगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और लिखा हुआ है अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर विल बी पब्लिश लेटर। तो वो जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो यही है जो पब्लिश हो चुका है। एक और चीज़ मुझे दिखानी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कि ऑल कैंडिडेट मस्ट नोट दैट इट इज़ अज्यूम दैट यू आर पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट टू बी सब्सटेंशिएट your eligibility on the day of online application / the day on which you are required to submit the document by the respective institute as per the validity published in the notice including the category से सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका इन शॉर्ट, इन पूरे का इन शॉर्ट ये मतलब है कि एम्स ने अज्यूम कर लिया है कि जो जो आपने टिक किया है, सपोज़ आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें ऑप्शन थे बहुत सारे क्वालिफिकेशंस के, जो मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको, कि डिप्लोमा है मेरे पास, डिग्री है मेरे पास एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, बैचलर के 1 साल का है, वगैरह वगैरह। तो आप एम्स अज्यूम करके बैठ गया है कि आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है, और अगर डीवी के वक्त आपने वो क्वालिफ़िकेशन नहीं दिखाई तो एम्स आपको रिजेक्ट कर देगा। क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली, कि एम्स बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। लिखा हुआ है फेलियर टू सबमिट एनी असेंशियल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज अबव सेड विल लीड टू कैंसिलेशन और फोरफिट ऑफ द एलोकेटेड सीट। मतलब आपको सीट एलोकेट भी हो गई क्योंकि आपने तो क्वालिफिकेशन जो भरी है एम्स ने मान लिया कि आपके पास है, और आपको सीट मिल गई, और वहाँ जाके पता चला ओ नो ये तो है ही नहीं, या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट निकला जो कि गड़बड़ था, या फिर आपको भी श्योर नहीं था लेकिन आपने भर दिया कि चलो कोई बात नहीं देख लेंगे डीवी के टाइम पे। नहीं होता ऐसा। वो डीवी के टाइम पे बिल्कुल नहीं सुनते एम्स वाले, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे आपको किसी भी चीज़ का। एक चीज़ और है, मेरे से बहुत बार बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैंने फार्म डी किया हुआ है, मैंने भी ये पेपर दिया था, क्या मैं भर सकता हूँ ये फॉर्म? यार एक्चुअली देखा जाए तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से आप एलिजिबल हो, बिल्कुल भर सकते हो। लेकिन एम्स ने क्या लिखा हुआ है अपने नोटिस में, ध्यान से देखना, एनी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, प्रोसेस एट्सेट्रा, कुछ भी नॉट एक्सप्रेसली मैंशनड, मतलब नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड, स्टैंड्स नॉट अलाउड, नॉट एप्लीकेबल। यानी कि एम्स ने क्लियरली लिखा हुआ है अगर कोई भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह नोटिफिकेशन में एक्सप्रेसली यानी कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है तो वो अलाउड या एप्लीकेबल नहीं है। तो आप, अगर आपने फार्म डी किया है तो आई एम सो सॉरी, एम्स के नोटिफिकेशन के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हैं।
चलिए अब स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए ये वापस नोटिस पे आ गए हैं चॉइस फिलिंग का, देख लेते हैं कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। ये नीचे का पार्ट आपके लिए नहीं है इसलिए मैंने काट दिया है। 8 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, सबको पता है ये बात। प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक्चुअल में ये प्रोसीजर करके दिखाने वाला हूँ वेबसाइट पे, तो मैं इसलिए पढ़ूंगा नहीं इसको। आपको अगर देखना है तो ये बहुत सिंपल टेबल पिक्टोरियल डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखना, एम्स हर बार आपको आप यकीन नहीं मानोगे, इस PDF में 8 पेज हैं। इस 8 पेज में एम्स ने कम से कम 5-6 बार लिखा होगा कि यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है। एनी डिस्क्रिपेंसी मे लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी गलती आपने करी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हर बार, सिर्फ एक बार नहीं, ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है और नीचे भी 5-6 बार लिखा है, यानी कि एम्स बार बार बता रहा है कि बिल्कुल सही फॉर्म भरना है। ठीक है, और क्या बोला है कि सीट एलोकेशन जो होगा वो एम्स दिल्ली करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट एंड योर चॉइसेस, ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड चॉइस ऑब्वियसली, और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एम्स DV नहीं करवाएगा, DV उसी इंस्टीट्यूट में होगा जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ओके, ये पोर्टल में जाना है, चॉइस फिल करनी है, वो सब मैं अभी बताऊँगा कैसे कैसे क्या करना है। ध्यान से देखना, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखनी है। कोई इफ़ एंड बट नहीं है इस बात में। अगर आप मेरे से कमेंट में पूछोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ यही है, मैं इसके अलावा कोई और आंसर दे नहीं सकता, क्योंकि एम्स ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है 31 जुलाई 2025, यानी कि 31 जुलाई 2025 तक ही आपके पास क्वालिफ़िकेशन सारी होनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं सर ये जो EWS सर्टिफिकेट है मेरा, ये तो 2025 से 2026 तक के लिए वैलिड है, तो सर मैं तो अप्लाई कर सकता हूँ ना? नहीं, अगर आपने EWS सर्टिफिकेट अपना 31 जुलाई के बाद बनवाया है, इस डेट के बाद बनवाया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मान जाते हैं कि सिर्फ चलो इस पीरियड का है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे एम्स वाले, क्लियरली लिखा हुआ है उन्होंने। सिमिलरली सारी क्वालिफ़िकेशन, सपोज़ आपका जो डिप्लोमा की मार्कशीट है वो 1 अगस्त को आई है, जनरली अगस्त में आती है, ठीक है, 1 अगस्त को आई है, और आपने फॉर्म भर दिया था सोच के कि चलो कोई बात नहीं भर देते हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। या फिर आपका जो ऑनलाइन रिज़ल्ट है वो पहले आ गया था, लेकिन आपकी मार्कशीट में डेट नहीं लिखी हुई है। सपोज़ आपका जो ऑनलाइन रिज़ल्ट था आपकी वेबसाइट पे या किसी भी तरीके से आपको पता लग गया 30 जुलाई को, ठीक है, तो क्या आपके पास इसका प्रूफ है कि आपका रिज़ल्ट 30 जुलाई को आया था? और अगर प्रूफ नहीं है तो क्रिएट करवाओ, अपने HOD से, प्रिंसिपल से, किसी से भी साइन करवाओ और क्रिएट करवाओ। यानी क्योंकि आप उनको ये नहीं पता है कि वेबसाइट पे क्या आया था क्या नहीं आया था, उनको कागज़ दिख रहा है। जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, वहाँ पे जो DV के लिए बंदा बैठा है उसको सिर्फ उस कागज़ से मतलब है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि फार्म D तो जी B फार्म और M फार्म के इक्वल होता है, कोई मतलब नहीं है उसे। वो बस लेटर देखेगा कि क्या लिखा हुआ है और वही फॉर्म भरेगा, बात ख़त्म। ठीक है, तो कट ऑफ डेट मतलब रिज़ल्ट की डेट नहीं, कट ऑफ डेट मतलब इस डेट के बाद के कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होंगे, उसको कहते हैं कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट इज़ 31 जुलाई 2025। तो इस कट ऑफ डेट के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे, कुछ भी होगा आपके पास, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एज क्लियर एज दैट, बात ख़त्म। अगेन इसने बोला है कि जो भी आपने चॉइस फिल करी है उसको हमने मान लिया है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सिर्फ एक बार नहीं, हर बार लिखा हुआ है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी रैंक 1 का दिया है, बिल्कुल ध्यान से देखो। मान लो किसी पर्सन की रैंक 1 है, मान लेते हैं इसी पेपर में किसी पर्सन की रैंक 1 है, उसने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, सॉरी उसने सिर्फ B फार्मा किया हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सिर्फ B फार्मा का, उसने सिर्फ B फार्मा किया हुआ है। अब आपको पता है कि B फार्मा वाले सिर्फ ESIC में अप्लाई कर सकते हैं, एम्स में उनकी सीटें हैं नहीं, लेकिन उसने एम्स अपनी पहली प्रेफरेंस भर दी। अब ऑब्वियसली उसको एम्स मिल जाएगा क्योंकि रैंक 1 है, रैंक 1 को जो चाहे मिलेगा, ठीक है, तो एम्स मिल गया, वो DV के लिए गया, उसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर वो ये नहीं बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आपने जो सेकंड प्रेफरेंस भरी हम वो दे देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस भरी है वो दे देते हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा।
समरेली रिजेक्टेड, यानी कि पूरी तरह से, इन कंक्लूजन विल बी रिजेक्टेड एंड फोरफीट फ्रॉम द कंसिडरेशन इन वेटिंग लिस्ट। इफ़ सो, इसमें लिखा है वेटिंग लिस्ट इफ़ सो, इफ़ सो मैं बता दूं नहीं है, वेटिंग लिस्ट नहीं है यहाँ पे, इफ़ सो की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है इसकी। उसके बाद देखो, नो अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू मॉडिफाई द क्वालिफिकेशन सेट और रिक्लेम द सीट रिगार्डलेस ऑफ द कैंडिडेट्स रैंक। यानी कि इवन दो आपकी रैंक 1 भी हो और आपने ऐसी कोई गलती कर दी है, ब्लंडर कर दिया जो मैंने अभी बताया है, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलेंगे कि चलो मॉडिफाई कर लो, आपको मिल जाएगी, आपकी रैंक अच्छी है, आपने पढ़ाई करी है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से चॉइस फिल करनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा अभी क्या है। एक 6 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप सबको पता ही होगा ये बात, लेकिन नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। चॉइस फिल कर दी, डिक्लेयर हो गया रिज़ल्ट। अगेन बार बार एम्स ने हर बार बोला हुआ है कि आपको जो डॉक्यूमेंट डालने हैं वो करेक्ट डालने हैं, अगर आपने करेक्ट नहीं डाले तो रिजेक्ट कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। चॉइस एक्सरसाइज क्या करनी है? पहले आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस को सेव करने का, मैं अभी बताऊंगा नीचे कैसे आएगा। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस को लॉक करने का। अगर आपने चॉइस सेव कर दी और लॉक नहीं करी तो वो परमानेंट नहीं मानी जाएगी, आप एडिट कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी, लॉक इज़ परमानेंट, इसके बाद कोई चेंज नहीं, नो चेंज, इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने चॉइस सेव कर दी, मान लो सेव कर दी और लॉक नहीं करी और 6 तारीख बीत गई और आपको लगा ओ शिट यार मैं लॉक कर देता हूँ, अब वरना अगर मैंने लॉक नहीं किया तब ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने चॉइस सेव कर दी और लॉक नहीं करी है तो 6 तारीख के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक मान ली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो 6 तारीख के लिए, कर देना लॉक ऑब्वियसली। आई एम जस्ट टेलिंग इन केस कोई भूल जाता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वंस चॉइस लॉक्ड इज फाइनल, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे वो होगा, वो सब पता है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे होगा डीवी, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। ठीक है, यहाँ पे जो मैं कह रहा था वेटिंग लिस्ट के बारे में, इज देयर एनी वेटिंग लिस्ट? नो, देयर इज नो वेटिंग लिस्ट। चलिए देखते हैं फिर। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है चॉइस फिलिंग करने की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप जब लॉगिन करते हैं तो आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है ऑब्वियसली। यहाँ पे आपकी रैंक, टोटल मार्क्स वगैरह वगैरह होंगे और यहाँ पे लिखा होगा सीट एलोकेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया वैसे ही ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पे भी आपकी सारी डिटेल लिखी होंगी, सब कुछ लिखा होगा। ये EWS कैटेगरी का कैंडिडेट है, याद रखना है। मैं बार बार कैटेगरी क्यों दिखा रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें हाइड करी हुई हैं। कैटेगरी क्यों दिखाई है इसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगा मैं नीचे आपको। ठीक है, EWS कैटेगरी फार्मासिस्ट की पोस्ट का कैंडिडेट है। सिलेक्ट सीट कर दिया, क्लिक कर दिया सीट पे, दोबारा इस टाइप की विंडो खुल जाएगी। ये पूरी बहुत लंबी विंडो है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या होगा। इस विंडो में क्या होगा, दोबारा वही EWS कैंडिडेट ग्रुप 12 का पोस्ट है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आ गई। इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने आपको एक आखिरी मौका दिया हुआ है कि इन केस आपने फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर दी, सपोज़ ये वाली क्वालिफ़िकेशन है, इसमें क्या मांगा हुआ है, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आफ्टर डिग्री, और मैंने गलती से भर दिया था। गलती से क्या, चलो जानबूझ के भी भर दिया और मुझे अब पता चल रहा है कि नहीं यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही नहीं है, और मैंने गलती से इस पर क्लिक कर दूँ कल, मतलब सॉरी मैंने गलती से इस पर क्लिक कर दिया था, तो आपके पास अभी भी मौका है। आप चाहो तो इसको छोड़ के इन सब पे टिक मार दो और फिर सब सेव एंड प्रोसीड कर दो। ठीक है, अगर आपके ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा फिर, अगर आपके पास नहीं है तो 1 2 3 इन तीनों पे टिक मार दो और सेव एंड प्रोसीड कर दो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपके पास आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो। ठीक है, याद रखना है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ऐसा है जो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, 12th भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होना चाहिए। अब आपको लगेगा ये तो होता ही है ना भाई, 12th तो होता है, कुछ भी हो भाई, मेरा काम था बताना। ठीक है, उन लोगों को जो डीवी कर रहा होगा उसको ये तक नहीं पता होगा कि जो ये डिप्लोमा इन फार्मेसी है ये सिर्फ साइंस वाला ही कर सकता है। सच बता रहा हूँ आपको, फील हो रहा होगा ये कैसी बात है, बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ होते हैं, उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट से मतलब होता है,
डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, विद साइंस सब्जेक्ट, हाँ जी ठीक है, चलो साइंस सब्जेक्ट है इसके पास, हाँ है, ऐसे चेक करते हैं वो। अगर यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के बजाय लिखा होता ना पीसीबी होना चाहिए, सॉरी पीसीबी होना चाहिए, और आपको पता है कि डिप्लोमा और बैचलर्स करने के लिए पीसीएम वाला भी एलिजिबल है, तो पीसीएम वाले को भी रिजेक्ट कर देते वो लोग, जबकि उसने बैचलर्स कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, नाइपर से मास्टर सब कुछ कर रखा हो, रैंक 1 आई हो उसकी, तब भी वो रिजेक्ट कर देते, मैं कर देंगे नहीं बोल रहा हूँ, अगेन कंफ्यूज नहीं होना है मैथ्स वालों, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तो साइंस सब्जेक्ट मांगा है तो सब एलिजिबल हैं, मैथ हो ना हो, बायो हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए 12th में, ठीक है, तो एलिजिबल हो, लेकिन बाई चांस ऐसा लिखा होता तो वो लोग उसी को एलिजिबल मानते, वो सच में बिल्कुल डॉक्यूमेंट को ही पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट को ही भगवान मानते हैं, ठीक है। आपने इसमें से अपने हिसाब से चॉइस फिल करी, सेव कर दिया, डन कर दिया, फिर आपके पास ये आपको एक प्रॉम्प्ट निकल देगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे, ये प्रॉम्प्ट आएगा खुल के, इसमें आपको दोबारा बोलेगा कि 31 जुलाई तक, दोबारा कट ऑफ डेट के बारे में बता रहा है। मैं कहता रहा हूँ इतनी बार एम्स ने बताया है कि यार ये कट ऑफ डेट है, इस पर गलती मत करना, अगर इसके बाद भी कैंडिडेट गलती कर रहा है ना तो एम्स वालों से आप केस जीत नहीं पाओगे फिर, क्योंकि इतनी बार कोई नहीं बताता, मैंने इतने सारे डीवी पढ़े, इतने सारे डीवी दिए, इतने सारे नोटिफिकेशंस पढ़े हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी बार किसी इंस्टीट्यूट ने बताया हो कि प्लीज़ एंश्योर योर क्वालिफ़िकेशन, एक बार बताते हैं, नेक्स्ट डन कर देते हैं, ओके कर देना, हो गया। फिर जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे भरी होगी ना ऊपर, इस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी और उसमें पोस्ट के नाम आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी चॉइस फिलिंग करनी है वो फिल कर देना। मैंने EWS क्यों बताया था ऊपर, यहाँ पे बताने के लिए, कई लोग ऐसा बोल रहे थे ना कि यार ये EWS वाले क्या UR के लिए भी एलिजिबल होंगे, या फिर OBC वाले क्या UR के लिए भी होंगे, क्या ST वाले UR के लिए होंगे, OBC SC वाले UR के लिए होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एलिजिबल अंडर कैटेगरी, तो इसमें क्या क्या मान बोला हुआ है, EWS UR। अगर यहीं पे वो कैंडिडेट OBC का होता तो लिखा होता OBC UR, SC का होता SC UR, सिमिलर, ओके। आपने चॉइस फिल कर दी, ये प्रेफरेंस आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ऐड चॉइस पे, सपोज़ इस पे दिल्ली पे क्लिक कर दिया मैंने ऐड चॉइस, तो ये सबसे पहले आ जाएगा दिल्ली, फिर चंडीगढ़ पे क्लिक किया ये आ जाएगा, ऋषिकेश पे क्लिक किया ये आ जाएगा, यहाँ पे लिस्ट बनी आ जाएगी। लिस्ट बनने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आएगा सेव चॉइस करने का, सेव चॉइस जैसे ही क्लिक करोगे सेव चॉइस पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये पूरी विंडो होगी, यहाँ पे लिखाएगा योर चॉइसेस एंड ऑर्डर हैव बीन सेव्ड, अभी सेव हुआ है, लॉक नहीं हुआ है, जब तक लॉक नहीं हुआ है तब तक आप उसको एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो गो बैक का ऑप्शन है, गो बैक जाके आप वापस उसको एडिट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने चॉइस लॉक नहीं करी है। तो ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, बताएगा यहाँ पे कि अगर सपोज़ कहाँ पे, यहाँ पे इफ़ यू डू नॉट एक्टिवली लॉक द चॉइस द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सबमिट द लास्ट वर्जन ऑफ योर चॉइस, मतलब अपने आप सबमिट कर लेगा। लेकिन अगर आपने चॉइस फिल ही नहीं करी है और सेव नहीं करी है, और 6 तारीख को भी 5 बजे तक का टाइम है, याद रखना है, पूरी रात का टाइम नहीं है, 12 बजे तक का टाइम नहीं है, 5 बजे तक का टाइम है यार, इसको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है, कुछ भी करो ये पता होना चाहिए 5 बजे तक का टाइम है, ठीक है। 5 PM 6 तारीख, जिसको नहीं पता बता देना, 5 बजे तक का ही टाइम है, ठीक है। तो आपको जो भी आपने चॉइस फिल करी होगी यहाँ पे लिखाएगा लिस्ट ऑफ चॉइसेस, यहाँ पे चॉइस 1 2 3 4 जो भी होगा इस हिसाब से चॉइसेस आ जाएंगी। यहाँ पे आपको टिक कर देना है आई एग्री और लॉक चॉइसेस पे क्लिक कर देना है। लॉक चॉइस करते ही आपके पास एक PDF फाइल आ जाएगी, मतलब एक विंडो खुल जाएगी, वहाँ पे प्रिंट चॉइस का ऑप्शन होगा, तो प्रिंट चॉइस पे क्लिक कर देंगे, आपके पास एक PDF प्रिंट होकर आ जाएगी जिसमें आपकी चॉइसेस लिखी होगी। अगर आपको सीट एलोकेट होती है तो आपको वो फाइल लेके जानी पड़ेगी, और वो फाइल लेके वो जो PDF फाइल है वो लेके जानी है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे बोले गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा हुआ है सीट एलोकेशन लेटर वगैरह, ये सब लेके जाना है और रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जाकर DV करवाना है। आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल था कि सर ये डिसाइड कैसे होगा कि सर मान लो मेरी रैंक 10 है, ठीक है, और किसी की रैंक 8 है,
ठीक है, किसी की रैंक 8 है, चलो ये तो बहुत जल्दी रैंक हो गई। किसी की रैंक 100 है, किसी की रैंक 98 है। सर अगर 98 वाले की ने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है, सेकंड प्रेफरेंस भरी है, 100 वाले ने भी फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है, 98 वाले ने फर्स्ट प्रेफरेंस को ए माना है, सेकंड प्रेफरेंस को बी माना है, 100 वाले ने फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दी है, सेकंड प्रेफरेंस ए को दी है, तो सर पहले तो मुझे मिलेगी ना बी की सीट? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। पहले 98 वाले को मिलेगी क्योंकि इसकी रैंक कम है। मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ अभी, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो होगी कि एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर है जिस पे ये सारे काम होते हैं, और अगर ये काम मैनुअली भी होते तो मैनुअली भी ये काम कैसे होता, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर में जो अभी काम होता है कैसे होता है, एक्चुअल में ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करता है, कैसे डिसाइड करता है किसको क्या सीट देनी है, कैसे प्रेफरेंस डिसाइड होती है, कैसे रैंक डिसाइड करता है, कैसे एक एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग से आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, वो सब मैं एक वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड था कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और क्या गलतियाँ अवॉइड करनी है। गलतियाँ जो अवॉइड करनी है वो सिर्फ यही हैं कि आपको ये कट ऑफ डेट ध्यान रखनी है। आपको बेशक लगे कि यार ये कट ऑफ डेट पे कोई बात नहीं, डीवी के वक्त देख लूँगा, कोई बात नहीं, चलो भर देता हूँ, कट ऑफ डेट पे नहीं है यार, फिर आप ना सीट खा रहे हो। सच में बता रहा हूँ, अगर आपके पास इस कट ऑफ डेट पे कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो असेंशियल है, असेंशियल मतलब जो लिस्ट में मांगा गया है, असेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर ये देखो, ये असेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, इनमें से असेंशियल क्वालिफिकेशन में से कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो भी नहीं है आपके पास, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो जो इस कट ऑफ डेट पे आपके पास नहीं है और आप भर दोगे तो आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, मुझे पता है। और मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% या फिर 200% बोल रहा हूँ कि आपको डीवी के टाइम पे रिजेक्ट कर देंगे अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो इस कट ऑफ डेट पे अगर आपके पास एक दिन बाद की भी है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 अगस्त की, तो भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो नहीं सुनते, नहीं मानते, कुछ नहीं मानेंगे। तो इस तरह से आप एक सीट वेस्ट कर देंगे। तो मुझे पता है बहुत दुख होगा, मुझे पता है बहुत मतलब हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए कि आपका नाम भी आ गया, रैंक भी अच्छी है और आपको पता चला कि यार कट ऑफ डेट ये, इससे पहले के डॉक्यूमेंट है ही नहीं मेरे पास। मुझे पता है ये बहुत अनफेयर है देखा जाए तो, कि आपने मेहनत करी है, लेकिन यार इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। उन्होंने कट ऑफ डेट दे रखी है, अगर आप चॉइस फिल करते हैं तो आपकी अच्छी रैंक की वजह से आपको सीट ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आप उस सीट को अवेल नहीं कर सकते, आप वो नौकरी नहीं ले पाओगे अगर इस कट ऑफ डेट पे आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे पता है आप चाहोगे कि चलो कम से कम चॉइस तो फिल कर ही देता हूँ, यार मत फिल करो, क्योंकि वो सीट सिर्फ वेस्ट होनी है, वो आपके भी काम नहीं आनी, और जिस कैंडिडेट के काम आ सकती थी उस कैंडिडेट के काम भी नहीं आएगी। तो इससे बढ़िया आप वो चॉइस एक्सरसाइज मत करो। वो चॉइस एक्सरसाइज मन नहीं करोगे तो आपके तो चलो वैसे भी काम नहीं आनी थी, किसी और कैंडिडेट के काम आ जाएगी और उसका 1 साल बच जाएगा। 2 कैंडिडेट के 1-1 साल ख़राब हो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ बिल्कुल कॉन्शियस होके, बिल्कुल माइंडफुल होके चॉइस फिल करनी है आपको, बिल्कुल ध्यान से चॉइस फिल करनी है, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है कि जो कट ऑफ डेट के अंडर हो आपके पास। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। प्लीज़ अगर आप वीडियो नहीं भी शेयर करो तो इसकी मीनिंग, मतलब इसमें मैंने क्या बताया है ये अपने दोस्तों को बता देना कि ऐसे ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है, ये कट ऑफ डेट के बारे में, और ख़ासकर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम के बारे में। यार ये 5 बजे का ही टाइम है, कैंडिडेट को कई बार लगता है कि रात के 11:59 PM तक तो हम फॉर्म भर ही सकते हैं ना, ऐसा नहीं है यार, 5 बजे तक का टाइम है। प्लीज़ इसको याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।